नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। स्वावित्तीय कोर्स में एक सेमेस्टर की फीस माफी को लेकर विश्वविद्यालय कुलपतियों को ज्ञापन सौंपा। जमीनी विवाद बदला खूनी संघर्ष में, 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष में 2 की मौत, आधा दर्जन घायल पहुंचे चिकित्सालय। कोरोना से बचने धार्मिक स्थलों पर लगाए गए नियमों एवं गाइडलाइन की पट्टियां। अब खबरें विस्तार से। कोरोना की वैश्विक महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए संपूर्ण लॉकडाउन एवं चरणबद्ध लॉकडाउन किया गया और स्वरोजगार की स्थिति दयनीय हो गई। वहीं विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे स्वावित्तीय कोर्स में भी अध्ययनरत कर रहे हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं कोरोना संकट चलते फीस देने में असमर्थ हो रहे हैं, जिसकी इस समस्या को लेकर आज कांग्रेसी नेता सिद्धार्थ तिवारी राजद्वारा विश्वविद्यालय कुलपति को पत्र के माध्यम से स्वावित्तीय कोर्स में एक सेमेस्टर की फीस माफ करने की मांग की। वहीं इस दौरान पहुंचे विश्वविद्यालय छात्रों ने भी एक सेमेस्टर की फीस माफी सहित जनरल प्रमोशन की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा, जबकि छात्रों ने 3 दिनों के अंदर मांग पूरी न किए जाने पर हड़ताल की भी धमकी दी। प्रस्तुत है एक झलकी एवं जानकारी के अंश। क्या है, हम सबको मालूम है कि पिछले 3 महीनों से हम शायद सदी के सबसे बड़ी समस्या से गुजर रहा है। देश हमारा, पूरा विश्व, और समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो इस समस्या से नहीं पीड़ित हुआ है। हम लोगों ने मज़दूरों की बातें की, हम लोगों ने किसानों की बातें की, गरीब वर्ग की बात की। इन सब के बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं। अगर मज़दूरों के पास पैसा नहीं होगा, मध्यम वर्गीय अभिभावकों के पास अगर पैसा नहीं होगा, अगर किसान गरीबी से गुजर रहा है, तो जाहिर तौर पे वो अपने बच्चे की फ़ीस कैसे दे पाएगा। मध्य प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में स्ववित्तीय कोर्स चलते हैं, सेल्फ फिनेंस्ड कोर्स। मेरे पास सैकड़ों की संख्या में बच्चे आए, उन्होंने अपनी बात रखी, स्टूडेंट्स ने बात रखी कि हम फ़ीस देना चाहते हैं, हम फ़ीस दे रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि आज कोरोना के चलते सरकार सबको मदद कर रही है, मज़दूरों की कोशिश कर रही है मदद करने की, किसानों की कोशिश कर रही है मदद करने की, लेकिन हम बच्चे कहाँ जाएं, स्टूडेंट्स कहाँ जाएं। मैंने उनकी बात सुनी और मुझे वाजिब लगी, तो इस सिलसिले में हम ये ज्ञापन देने आए थे आदरणीय कुलपति महोदय जी को। इसकी एक कॉपी परम आदरणीय राज्यपाल महोदय के पास भी हम देंगे। इसमें मैंने उनसे यह मांग की है कि आपके जो स्ववित्तीय कोर्स चल रहे हैं, ये सेल्फ फिनेंस होते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप शिवराज सिंह जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को आप एक लेटर लिखें और उनसे ये बोलें कि जितने स्ववित्तीय कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रदेश में जितने भी चल रहे हैं, उनकी एक सेमेस्टर की फ़ीस माफ़ की जाए, जिससे कोरोना के संकट के कारण बच्चे फ़ीस के अभाव में उनकी पढ़ाई न रोकी जाए और वो पढ़ाई कर सके। बताएं आज किन मांगों को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से देखा, हम लोगों ने छात्रों ने या तो जनरल प्रमोशन ये दे दें या तो फीस माफ़ कर दें, तथा जैसा कि आप पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट देख पा रहे हो, कई विभागों में ऐसे रिजल्ट आए हैं कि 50% से ज़्यादा लड़के संबंधित विषय में फेल हैं। उन विषयों के आप पुनर्मूल्यांकन करवाएं, कापी जांच कराएं, उसके बाद आप परीक्षा लें। लेकिन विश्वविद्यालय हम छात्रों की सुनने को तैयार नहीं है, ना ही वो जनरल प्रमोशन की बात कर रहा है, ना फीस माफ़ की, ना ही पुनर्मूल्यांकन की। छात्र अपनी तरीके से बहुत परेशान है और अगर यही कुछ चलता रहा तो आने वाले समय में हम लोगों ने 3 दिन का समय दिया है। 3 दिन के बाद हम छात्र धरने पे बैठने में मजबूर रहे और उस दौरान कोई भी छात्र कोरोना संक्रमित होता है या किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित होता है तो उसकी समस्त जवाबदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। अभी क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन के नाम पे कुछ नहीं मिला है। मैंने कहा, जैसे राज्यपाल ने आदेश दिया कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पे कुछ भी कार्रवाई कर सकता है, उनको मैंने परिचित करवाया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उन्हें कहा जो है वो राज्यपाल ही निर्धारित करेंगे, लेकिन राज्यपाल का कहना है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पे कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वो अपने सुनने को तैयार नहीं है। छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ नहीं। शुभ नाम आपका? प्रशांत मिश्रा, MSc कंप्यूटर साइंस, फाइनल ईयर। सर, ये भी एक पत्र सौंपा गया है सिद्धार्थ तिवारी द्वारा, क्या मांगे रखी गई हैं, क्या चीज़ें बिंदु हैं? उन्होंने श्री तिवारी ने ये कहा है कि जो विद्यार्थी हैं उनके शुल्क को यदि सरकार रीइंबर्स करती है, उसकी अनुदान देती है, तो विश्वविद्यालय को इस आशय का पत्र लिखना चाहिए ताकि अनुदान प्राप्त हो
और विद्यार्थियों को उस फीस का बोझ उठाना न पड़े। ये एक नीतिगत विषय है जिसको राज्य सरकार स्तर पर इसका निर्णय लिया जाना है। विश्वविद्यालय जो भी सरकार निर्णय लेगी, कोई भी अनुदान देगी तो उसी के अनुसार कार्य करेंगे। तो इस मैटर पर आप सरकार से बात करेंगे, आरत करेंगे? चर्चा होगी सरकार के साथ इस विषय की। फीस माफ करना तो वाजिब मांग भी है। हाँ, वित्तीय विषय है। वित्तीय विषय को सरकार से यदि अनुदान प्राप्त होता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जा सकती है। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम खटखरी में लंबे समय से चले आ रहे जमीनी विवाद ने खूनी रूप धारण कर लिया एवं दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना में एक पक्ष के इंद्रलाल कोरी उम्र 50 वर्ष व दूसरे पक्ष से भोला प्रसाद कोरी उम्र 60 वर्ष की मौत हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची नईगढ़ी पुलिस ने मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी एवं घायलों को उपचार के लिए रीवा संजय गांधी चिकित्सालय भेज दोनों पक्षों के खिलाफ मर्म कायम कर घटना की जांच कर रही है। प्रस्तुत है परिजन एवं पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अंश। ठीक है। घटना हुई, कौन है जो मृतक, कौन है आपके? आप गैल चलाते रहे, दाल मारपीट भाई रही बिना मतलब के जगह। ये जो खत्म हो गए हैं, हाँ, ये कौन है आपके? हमारा आदमी है, हमारा आदमी है। ये क्या नाम था? भोला। अच्छा, ये विवाद कैसे हुआ? विवाद ये जगह जमीन के हुआ है। धाय कुछ बताई, धाय कुछ छलगा जनहा तो कहा था कि हमारे 2 थे यहाँ 4 थे यहाँ। कितने लोग को कौन है, कितने लोगों को चोट और लोगों को आई है? अब हम ना बताओ के 3 जन के आई थे, चौथा नंबर 4 जन का मारी नहीं तो एक फूला फाला है और 3 जने कूट गए। ये जो खत्म हो गए आपके पति हैं? पति आए तो गढ़ा नहीं। कौन मारा है इनको? इंदलाल के राजेंद्र हमारा राजेंद्र है, राज राखान है, उमेश है, राजकरण है। 5 के नाम नहीं आवा के आए। उमेशबा राजा राम, उमेशबा राजा राम, राजकरण। सर, ये नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक विवाद हुआ था जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है, क्या मामला है पूरा? देखिए, आज सुबह एक खटकरी गांव है, नईगढ़ी थाना क्षेत्र आता है रीवा जिले में। वहाँ पे ये कोरी समाज के लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ है और जिसके कारण दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं और दोनों ही पक्ष से एक व्यक्ति की बाद में चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। जो प्राथमिक रूप से अभी प्रारंभिक रूप से पता चला है वो कोई पुराना विवाद है जो पैसे को लेकर के है, जो कभी पुराने त्यौहार के समय शायद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को दिया था और वो शायद दे नहीं रहे थे। इस तरह से कारण प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है, लेकिन अभी और इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि क्या विवाद था और कैसे इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया। अभी दोनों पक्षों से 3 लोग घायल भी हैं जिनको कि उपचार के लिए भेजा गया है वहीं नईगढ़ी के PHC में और पुलिस मौके पर पहुँच कर पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है इस मामले की कर रही है। तो किसी गिरफ्तारी भी हुई है अभी तक? नहीं, अभी तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं दोनों पक्षों से, क्योंकि दोनों तरफ से कई सारे लोग आपस में लड़े थे। तो इस बारे में जांच की जा रही कि कौन कौन लोग थे जो लड़ाई की और किन किन लोगों के कारण घटना में जो चोटें आई वो कैसे आई, कौन आरोपी होगा, इसका भी क्लैरिटी हम लोग ले रहे हैं और उसके बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों द्वारा पलायन किया गया वह प्रदेश के बाहर रह रहे प्रवासी प्रदेश में आए, जबकि अन्य प्रदेशों के प्रवासी श्रमिक अपने प्रदेश को पलायन कर गए। अब जबकि स्थिति समान हो रही है एवं आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं, किंतु श्रमिकों की कमी के चलते काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए प्रदेश में आए श्रमिकों का प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार पोर्टल में पंजीयन कराया गया एवं अब मजदूरों की समस्याओं को इस पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों को प्रदेश के अंदर संचालित फैक्ट्रियों में रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जिसकी जानकारी देने आज नवागत कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा मोहन सभागार में उद्योग विभाग, रोजगार विभाग सहित अन्य विभागों की बैठक बुलाई। इस दौरान संबंधित विभागों के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी। खाली है वो शो नहीं हो रहा। पंचायत में ना रजिस्टर किया है, हो गए 45,000 के ना ऊपर, राइट। तो रोजगार सेतु है ये पोर्टल, ये है हम उनको है ना हमारी ना जिले में आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करते हुए उनको कैसे ना कुछ मदद है ना कैसे कर सकें। इसमें आपने पूरा है ना पोर्टल आपने देख लिया होगा आप लोगों ने, राइट। इसमें एम्प्लॉयर्स हैं, कितने भी MSME का यूनिट्स हैं,
जो छोटी मोटी ना व्यवसाय है उनकी सारे लोग रजिस्टर कर सकते हैं, अपना रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, और जब वो रजिस्टर करता है तो फिर अपना लॉगिन में जाकर वो देखता है तो पूरा जिले का मजदूर है उनकी स्किल सेट भी है इसमें अवेलेबल है। कोई मजदूर मान लीजिए कर्नाटका का कोई ग्रेनाइट क्वारी में ना काम किया तो वो लिखा हुआ है। सो हमारी ना कितने भी ना क्रशर्स हैं, जैसे कि मैंने माइनिंग ऑफिसर से बात करा था, अभी भी सारे क्रशर्स चालू नहीं हो पाया है। उसमें कोई मजदूर है मतलब उसमें काम करना चाहता है, स्किल्ड लोग भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी मात्रा में है। सो कितने भी प्रवासी मजदूर है उसको देखे तो मतलब डेफिनेटली सिग्निफिकेंट नंबर है ना, वो अच्छा स्किलफुल है ना लोग भी है। इधर अभी कोरोना के कारण वो वापस आए इधर तो वो जाएंगे, वो तो अपना डिसाइड करेंगे, पर जब तक हम लोग है ना क्या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ना अवेलेबल करा सकते हैं क्या, तो उसके लिए रोजगार सेतु का पोर्टल है। मेरे हिसाब से ये आई थिंक गवर्नमेंट ने इसका एक इम्पॉर्टेंट ना स्कीम माना है इस समय पे, और हमारा भी है कितने भी आर्थिक गतिविधियाँ जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। सभी को पता है लास्ट ना 2 मंथ्स में कहीं ना कहीं ना हर परिवार में ना इनकम की ना कमी आ गई होगी, राइट। तो आप हम लोग तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, राइट, बट उसके अलावा कितने भी ना मजदूर हैं या दूसरे लोग हैं मतलब प्राइवेट बिजनेस करते हैं, बिजनेस भी थोड़ा डाउन है, राइट। सो उसके कारण है ना उनका मनी ट्रांसैक्शन में ना कमी हुई होगी, राइट। सो हम सोशल डिस्टेंसिंग को भी पालन करना है, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही प्रायोरिटी है, बट सेफ्टी के आगे मतलब क्या हम कुछ आर्थिक गतिविधियाँ शुरू करते हुए इन लोगों को कुछ कर पाएंगे क्या। सो इसमें हमारे एफर्ट्स होना है, कितने भी परिवार को आप लोग टच कर रहे हो उनकी कुछ है ना पैसा उनका हाथ में आ रहे हैं तो वापस है ना वो मार्केट में ही आना है, राइट। तो एक ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा सो दैट एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए हम लोग ना आ पाएंगे। इसमें आप काफ़ी सारा है इस पोर्टल में। पहली बार मुझे लग रहा है हम लोग ने प्रवासी मजदूरों को एक पोर्टल में ना अवेलेबल है मध्य प्रदेश में। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी है इसमें ना मतलब सभी स्टेट्स ना प्रवासी मजदूरों को ना मैपिंग कराएंगे। जैसे इसमें पंजीयन हुआ है इसके माध्यम से अदर्स स्कीम्स में भी लाभ मिलेगा। संबल योजना है, संबल योजना को ऑटोमेटिकली यहाँ से आधार और समग्र आईडी के माध्यम से वहाँ जाके मिलेगा। कार्ड रेशन का है, रेशन का ऑलरेडी हमारे 13,000 परिवार है ना इससे मैपिंग हो चुकी है, मतलब 45,000 में 45,000 में हो सकता है वो पहले से ऑलरेडी है ना उनको है ना POS के माध्यम से ना कार्ड मिल भी रहा होगा, मतलब उनको है ना फूड रेशन मिल रही होगी। पर किसको नहीं मिल रही थी वो भी है ना मतलब हमारी अभी ना इस योजना के अंतर्गत है ना वो दायरे में आ जाएगा। उनको ना रेशन मिलने 2 महीने का रेशन है, मई और जून का है ना हमको हर व्यक्ति का 5 kg के माध्यम से प्रोवाइड करना है, वो भी है ना शुरू हो जाएगा। केंद्र सहित प्रदेश शासन द्वारा 8 जून से धार्मिक स्थल सहित शॉपिंग मॉल एवं होटल खोले गए, जिसके बाद लोगों को कोरोना से अपना बचाव करने प्रदेश सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन एवं नियम बनाए गए, जिनमें कुछ नियम सार्वजनिक वहीं कुछ नियम धर्म विशेष के लिए दिए गए, जिसकी जानकारी लोगों तक मीडिया सहित अन्य माध्यम से पहुंचाई जा रही है। इसके पूर्व भी पुलिस विभाग द्वारा कोरोना जागरूकता को लेकर गांव-गांव पुलिस द्वारा पंपलेट बंटवाए गए थे। इसी कड़ी में आज पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक आबिद खान, एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा, DSP यातायात मनोज वर्मा, CSP शिवेंद्र सिंह बघेल द्वारा बैनर का विमोचन किया गया, जिसमें जहां भंडारा एवं लंगर पर प्रतिबंध लगाए गए वहीं मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अंश। देखिए ये 8 तारीख से आपको ज्ञात है कि 3 अतिरिक्त छूट लॉकडाउन में दी गई थी, जिसमें से एक जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोला गया है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और कुछ नियमों के साथ। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एक परिपत्र जारी किया गया है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं विभिन्न धार्मिक स्थलों पर। आम जन तक ये सब सूचना पहुँचे, इसके उद्देश्य से हम लोगों ने अलग अलग फ्लैक्स प्रिंट करवाए हैं, जिनमें अलग अलग धार्मिक स्थल, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, उनमें किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करना है। दोनों तरह के इसमें नियम है, एक जो कॉमन नियम है जो सभी धार्मिक स्थलों के लिए हैं, और एक कुछ विशिष्ट नियम है जो किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक स्थल पे रहता है, जो उनका विशेष रहता है, उनको इंक्लूड करके ऐसे पोस्टर्स छपवाए गए हैं। उद्देश्य ये है कि सभी ऐसी धार्मिक स्थल जहाँ पे 20 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं एक साथ, कभी भी किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, कभी भी किसी समय पे,
उन धार्मिक स्थलों के बाहर ये पोस्टर्स को चिपकाया जाएगा। ये उनको हम लोगों ने रीवा पुलिस में इसको प्रिंट करवाया है। हम उन धार्मिक स्थलों के जो केयरटेकर होते हैं उनको देंगे, वो लोग वो धार्मिक स्थल के बाहर उसको लगवाएंगे, ताकि जो भी आ रहा है आदमी बाहर से, श्रद्धालु आ रहा है, वो इन नियमों को पढ़े और वो अवगत हो सके कि किन नियमों का पालन हमको इन धार्मिक स्थलों पर करना है। विगत शाम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा द्वारा संगठन के पूर्व अध्यक्ष कलेक्टर बसंत कुर्रे का स्थानांतरण भोपाल होने के बाद झिरिया स्थित जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों द्वारा श्री कुर्रे को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कार्यक्रम में चेयरमैन डॉक्टर सज्जन सिंह, वाइस चेयरमैन डॉक्टर AK खान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी सहित सचिव विनोद कुमार एवं संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी एवं पूर्व कलेक्टर बसंत कुर्रे एवं सचिव विनोद कुमार से जानकारी के अंश। जो दिखाई है ये उनकी निर्दिष्ट क्षमता के वजह से ही है। हम सब आपको इस महान कार्य के लिए बधाई देते हैं और इसमें कलेक्टर साहब ने जो जितना सम्मान रेट रीवा जिले में मेरा कार्यकाल 6 माह का रहा, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रीवा बड़ा जिला है, इसका अर्बन में पॉपुलेशन लगभग 3 लाख और रूरल एरिया है इसमें लगभग 27 लाख पॉपुलेशन है। बड़े जिले के रूप में रीवा बहुत ही एक चैलेंजिंग यहाँ पर कार्यकाल रहा है। प्रथम 3 माह तो हमने पब्लिक ग्रीवेंसेस, रेवेन्यू केसेस, उसमें सुधार लाने की कोशिश की और काफ़ी सुधार भी हुआ। उसके पश्चात जो 3 माह थे, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, कोरोना से लोग जो है संक्रमित अलग अलग हिस्सों में हुए। आज जो है लगभग 215 देश कोरोना से संक्रमित हैं। भारत में भी अलग अलग राज्यों में इसकी विभीषिका की गई। रीवा और शहडोल संभाग जो है अंत तक काफ़ी हद तक बचे रहे, क्योंकि जो बाद में प्रवासी श्रमिक वापस लौटने लगे उनके कारण कुछ नागरिक यहाँ पर आए। जो भी केसेज यहाँ पर आए उनका बेहतर इलाज यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारियों कर्मचारियों ने किया और लॉकडाउन के दौरान भी जितने भी शासकीय अमला थे, भले ही वो पुलिस हो, हेल्थ हो, आपका रेवेन्यू का अमला है और जो दूसरे विभागों के अधिकारी कर्मचारी थे, लगातार उन्होंने मेहनत की। साथ ही साथ बहुत सारे जो सामाजिक संगठन थे, रेड क्रॉस और दूसरे जो NGOs थे, उनके भी साथी जो है हर समय आगे आए और बहुत बढ़ चढ़ के लोगों की मदद की। मेरा सभी यहाँ के नागरिकों से अनुरोध है कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1, अनलॉक 2 या आप पेपर में देख रहे हैं, लगभग स्थिति सामान्य हो गई है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि स्थिति सामान्य होने के बाद हम सोशल डिस्टेंसिंग करना छोड़ दें या मास्क पहनना छोड़ दें, या जो दूसरे हमने आदत बताई थी अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना, सैनिटाइजर करना, आपका जो ग्लव्स पहनना, ये जितना सुरक्षा के उपाय हैं ये हमको अपना जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो करते हुए इनका भी पालन हमको करना है। आज श्री बसंत कुर्रे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी शाखा रीवा के पूर्व प्रेसिडेंट का विदाई समारोह था। इस समारोह के अध्यक्ष थे डॉक्टर सज्जन सिंह जी, वाइस चेयरमैन AK खान साहब, कोषाध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी और हमारे जिला राज्य प्रतिनिधि श्री DP सिंह साहब। उसमें काफ़ी लोग हमारे उपस्थित थे, जिसमें डॉक्टर हर सिंह जी, श्री सुशील कुमार ने राजकुमार सिंह तिवारी जी, श्री मुकुंद प्रसाद मिश्र जी, श्री खन्ना जी, काफ़ी लोग उपस्थित थे तथा हमारे ऑफिस का स्टाफ भी पूरा उपस्थित था। निश्चित रूप से श्री कुर्रे साहब का जो कार्यकाल था वो अल्प था, परंतु कोरोना महामारी को देखते हुए उन्होंने जो कार्य किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी पर बहुत विश्वास किया, सब तरह के कार्यों को हमको सौंपा, चाहे वो भोजन वितरण हो, चाहे वो किट वितरण हो, चाहे वो सैनिटाइजर वितरण हो, मास्क वितरण हो, और हर समय
हम लोगों के उस पर तैयार रहते थे। हम लोगों ने 1,14,59,000 रुपये बाहर के श्रमिकों को भी हमारी तरफ से ट्रांसफ़र किए गए। इसी प्रकार से भोजन का वितरण, सैनिटाइजर का वितरण भी निरंतर करते रहे। विगत शाम प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह का एक ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस द्वारा इसकी घोर निंदा की गई। वायरल ऑडियो में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह की आवाज़ है, जिसमें यह कहा गया कि प्रदेश की पूर्व कमलनाथ सरकार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर विधायकों की खरीद फरोख्त कर गिराई गई, जिसे लेकर आज जिला शहर कांग्रेस कमेटी रीवा के अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के नेतृत्व में सत्ता लोलुप प्रतिनिधियों को औंधे मुंह गिराने सिरमौर चौक से साईं मंदिर तक पैदल यात्रा निकाल कार्यकर्ताओं के साथ साईनाथ को ज्ञापन सौंपा। प्रस्तुत है झलकी एवं गुरमीत सिंह मंगू से जानकारी के अंश। पुजारी जी, आपके चरणों में, महाराज जी के चरणों में, आज गुरुवार है, सबका मालिक एक है, साईं भगवान का आज दिन है, तो हमें कुछ उसका मालिक एक है। तो आज आप लोगों के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मांगे, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबका मालिक एक। गुरुवार साईं भगवान का आज का शुभ दिन। पूरे देश प्रदेश में कोरोना की कहर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा केंद्र के आदेश पर जो सरकार गिरा दी और जिन 22 विधायकों को जनता ने चुना और वो बिक गए, उस जनता के साथ धोखा किया, तो आज हम अपने साथियों के साथ प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करने और एक ज्ञापन पत्र प्रभु के श्री चरणों में सौंपा है कि जिन 22 विधायकों ने पैसे के लोभ में जनता के साथ, उस विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ धोखा दिया, उनकी जमानत जब्त हो जाए। और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी ने खुलेआम कल स्वीकार कर लिया कि यह केंद्र के अमित और मोदी के इशारे पे हमने यह सरकार सिंधिया जी और तुलसी जी ने मिलकर गिराई है। इससे बड़ा प्रमाण लोकतंत्र के इतिहास पे कुछ नहीं हो सकता। घमंडों में चूर भारतीय जनता पार्टी के नेता, आज पूरा देश, अभी तक तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोलता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीदा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि हमने ताली ठोक के कहा, छाती ठोक के कहा कि हमने कांग्रेस की सरकार गिराई है और विधायकों को खरीदा है। तो भगवान के पास हम श्री चरणों में निवेदन करने आए कि जिस तरह जनता के साथ और जनता की चुनी हुई सरकार के साथ जो धोखा दिया है, तो प्रभु आपके श्री चरणों में बारंबार सेवक निवेदन करता है कि ऐसी विधायक जो भगे पैसा लेके उनकी जमानत जब्त हो और शिवराज सिंह चौहान और उनके साथी जो इस सरकार को गिराने में शामिल थे उनको दंड दे और कांग्रेस की पुनः सरकार स्थापित हो और आदरणीय कमलनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे नेक इंसान, फिर से मुख्यमंत्री पद पर सवार हों। यह हम सबकी मांग भगवान के श्री चरणों में रही। चलते चलते आज की प्रमुख खबर एक बार पुनः। स्वावित्तीय कोर्स में एक सेमेस्टर की फीस माफी को लेकर विश्वविद्यालय कुलपतियों को ज्ञापन सौंपा। जमीनी विवाद बदला खूनी संघर्ष में, 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष में 2 की मौत, आधा दर्जन घायल पहुंचे चिकित्सालय। कोरोना से बचने धार्मिक स्थलों पर लगाए गए नियमों एवं गाइडलाइन की पट्टियां। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।